इंटरनल कंपनसेशन की वजह से आ रहा है। किसकी वजह से आ रहा है? इंटरनल कंपनसेशन के वजह से आ रहा है। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मीजो कंपाउंड कौन होते हैं। ठीक है, मीजो कंपाउंड वो होते हैं जिसमें मिनिमम 2 कायरल सेंटर प्रेजेंट हो और दोनों कायरल सेंटर आपका कैसा हो, दोनों जो 2 कायरल सेंटर प्रेजेंट हो और 2 कायरल सेंटर प्रेजेंट होने के साथ साथ ही उसमें क्या होना चाहिए? प्लेन ऑफ सिमेट्री या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री होना चाहिए। तो वो फिर कंपाउंड कैसा हो जाएगा? मीजो हो जाएगा। और मीजो कंपाउंड होते हैं वो कैसे होते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। और जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करते हैं? रोटेट नहीं करते हैं। नाउ अगेन, क्या ये मॉलिक्यूल मीजो है या नहीं है, आपको पहचान के बताना। ठीक है, अगर मान लो कि मैं ऐसे ही करके छोड़ देता हूं, ठीक है, तो ऐसे ही करके छोड़ देना मतलब वो मिथाइल है वहां पे। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे मैं अगर कभी मैं ऐसा बॉन्ड बना के छोड़ देता हूं तो इसका मतलब क्या समझते हो आप? मिथाइल। तो ये बॉन्ड बस आपकी तरफ है, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो बेसिकली ये क्या है आपका? मिथाइल है। मैं लिख दे रहा हूं, नेक्स्ट टाइम से अगर मैं कभी ना लिखूं तो आपको डिफॉल्ट वही समझना है कि इस वाले सॉलिड लाइन के मतलब क्या होता है? मिथाइल ग्रुप होता है। ओके, सो आपको बताना है कि क्या ये कंपाउंड मीजो होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको कायरलिटी चेक करना है। कायरलिटी चेक करने के बाद उसमें क्या देखना है? पीओएस देखना। तो मेरे को तो कायरल सेंटर यहाँ पे दिख रहा है, आप भी चेक करो, आपको भी दिख रहा होगा। ओके, और यहां से ये मॉलिक्यूल में क्या होगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा तो फिर ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा? मीजो हो जाएगा। कंपाउंड कैसा हो जाएगा? मीजो हो जाएगा। ठीक है, अगर ये कंपाउंड मीजो है, थोड़ा सा मैं रिलेट करना चाहता हूँ, ये मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल को देखो तो क्या दोनों सेम है? हाँ, दोनों सेम है। दोनों मिथाइल ग्रुप जो आपसे दूर हैं उसको मैंने बस पलट दिया, दोनों मिथाइल ग्रुप आपकी तरफ है। ठीक है, पर ये टेंशन मत लेना कि सर वो तो वहां है यहाँ है। अरे भाई, थोड़ा सा तो रोटेट कर ही सकते हैं ना उस मॉलिक्यूल को। नाउ सो ये और ये मॉलिक्यूल दोनों कैसे हैं आपके? आइडेंटिकल हैं। तो ये मीजो हुआ तो क्या होगा? वो उसको भी मीजो होना ही पड़ेगा। नाउ सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मीजो कंपाउंड कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो हम फिशर प्रोजेक्शन में फिर से एक बार आ जाते हैं और फिशर प्रोजेक्शंस में देखते हैं कि आप कंपाउंड्स को मीजो समझ पाते हो या नहीं समझ पाते हो। ठीक है, सॉरी नाउ सो ओके, क्या ये मीजो होगा या नहीं होगा? ठीक है, तो मीजो होने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? 2 कायरल सेंटर चाहिए। तो आई होप आपको 3 कायरल सेंटर दिख रहे होंगे, 1 2 और 1 3। ठीक है, सो ये जो 3 कायरल सेंटर हैं, ठीक है, तो मेरे को 2 चाहिए था। तो चलो भाई, पहला बैरियर तो हमने क्रॉस कर लिया कि 2 कायरल सेंटर चाहिए, तो यहाँ तो 3 है। चलो पहला बैरियर क्या हो गया? क्रॉस हो गया। नाउ सेकंड क्या था कि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको ढूंढना था। क्या आप यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री देख सकते हो? क्या कोई यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है? तो आई थिंक आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा होगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? वो एक ऐसा सिमेट्री होता है जिसमें उस प्लेन के रिस्पेक्ट में मॉलिक्यूल 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है और दोनों इक्वल पार्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे के मिरर इमेज हो जाते हैं। सो आई होप आपको यहाँ पे वो दिख रहा होगा। क्यों? देख, इस वाले पार्ट का मिरर इमेज तो वो आपको दिख रहा होगा साफ साफ ना। यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम होगा वो 2 पार्ट में बट चुका होगा। यहाँ पे जो OH एटम होगा वो 2 पार्ट में बट चुका होगा। तो OH क्या होगा? वो दोनों इक्वल पार्ट में बट गए होंगे। तो इक्वल यहाँ तो इक्वल हो ही गया और ऊपर से इक्वल है ही। तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका? प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया और इसमें 2 कायरल सेंटर भी हैं। तो ये कंपाउंड कैसा हो गया आपका? मीजो हो गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या ये मीजो होगा? ठीक है, मीजो के लिए मेरे को फिर से क्या देखना है? कायरल सेंटर। मिनिमम 2 कायरल सेंटर है। हाँ है, ढेर सारे कायरल सेंटर, 4 है। ठीक है, सो 2 कायरल सेंटर हैं तो मिनिमम 2 कायरल सेंटर। चलो हाँ, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? अगेन इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री कहां से? यहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो वो प्लेन ऑफ सिमेट्री देख लो, मॉलिक्यूल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा और दोनों इक्वल पार्ट एक दूसरे क्या है? मिरर इमेज। इस OH का यहाँ पे, इस H का यहाँ पे, इस H का यहाँ पे, इस OH का यहाँ पे, कार्बोक्सिलिक का यहाँ पे, है ना। सो ये क्या हो गया आपका? प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया। तो ये क्या हो गया आपका? मीजो कंपाउंड हो गया। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मीजो कंपाउंड कैसे देखना है, कब देखना है, कब नहीं देखना है। ओके, नाउ सी जस्ट अ मिनट, में पानी पी लूं थोड़ा।
ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा ये मीजो कंपाउंड ना। फर्दर मूव करते हैं हम लोग आगे, ठीक है। लाइक मैं एक स्टेप अब इससे आगे आपको ले चलता हूँ। आई होप आपको मीजो कंपाउंड ढूंढना आ गया है। मीजो आप खोज लेते हो अब कि मीजो कोई भी मॉलिक्यूल गिवन होगा, कोई भी मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन अगर आपको गिवन होगा तो आप क्या करोगे, उसमें मीजो ढूंढ लोगे, मीजो ढूंढ के निकालोगे और आप बता भी दोगे कि हाँ मीजो वो है या नहीं। एक और छोटा सा एग्जाम्पल मेरे माइंड में आ रहा है, लाइक कि अगर मान लो ये ओके, नो दिस इज CH3 एंड दिस इज CH3, प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? नहीं है, ठीक है। सो इसमें नो POS, नो POS। क्यों? क्योंकि ये देखो एक आपके तरफ है और वो एक आपसे दूर है, तो मॉलिक्यूल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड। कायरल सेंटर है, दो कायरल सेंटर हैं, ये वाला भी आपका कायरल सेंटर है और ये भी कायरल सेंटर, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री इसलिए नहीं है क्योंकि ये मॉलिक्यूल आपके तरफ है ऐसे बाहर निकला हुआ और ये मॉलिक्यूल अंदर है, ब्लैक बोर्ड से अंदर है, दीवार की तरफ है, ठीक है। तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हुआ, नो POS है, मतलब ये मीजो भी नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि मीजो होने के लिए आपको किस चीज का जरूरत होता है? प्लेन ऑफ सिमेट्री का जरूरत है। नाउ मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलना चाहता हूं कि मान लो कि मेरे पास एक मीजो कंपाउंड, मैं सिंपल सा एक मीजो कंपाउंड ड्रॉ करता हूं, ठीक है। लाइक एक मीजो कंपाउंड मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। सो OH OH H H, आई होप आपको दिख रहा होगा ये कंपाउंड मीजो, यहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री है और दो कायरल सेंटर है, ठीक है। मैं इसका मिरर इमेज लेने में थोड़ा सा इंटरेस्टेड हूं, ठीक है। मैं इसका मिरर इमेज बनाता हूं, ओके ना। तो मिरर इमेज अगर बनाऊंगा तो इसका मिरर इमेज कैसा बनना है? इसका मिरर इमेज बनेगा OH OH H H कार्बोक्सिलिक ग्रुप और यहां भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। वो कार्बोक्सिलिक समझना आपको इसको, ओके। कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहां पे प्रेजेंट है, ठीक है। ये मिरर इमेज इसका हुआ। मैं क्या करता हूं, मैं ना थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन भी असाइन कर देता हूं, ठीक है। मैं क्या करता हूं, इसको कॉन्फ़िगरेशन भी असाइन कर देता हूं, ठीक है। या तो फिर हम इसको ऐसे करते हैं ना कि कॉन्फ़िगरेशन इसका असाइन नहीं करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि इसका जो मिरर इमेज, इस मॉलिक्यूल का जो मिरर इमेज हमने लिया, ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि इसको मैं सुपर इंपोज करने का कोशिश करता हूं। मैं इस मॉलिक्यूल्स के हेल्प से, इस मॉलिक्यूल के हेल्प से इसको ढकना चाहता हूं, ठीक है। तो आपको पता है फिशर प्रोजेक्शंस में मैंने आपको बताया था कि इस मॉलिक्यूल को मैं ऐसे या इस प्लेन में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किधर भी रोटेट कर सकता हूं। कितने से? 180 से। 90 से रोटेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 90 से रोटेट करने से क्या होता है, आपका मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस मॉलिक्यूल को 180 से रोटेट करता हूं। 180 से क्यों रोटेट कर रहा हूं? क्योंकि 180 से रोटेट करने से इस मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? चेंज होने वाला नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस मॉलिक्यूल को एक बार 180 डिग्री से रोटेट कर देता हूं। 180 डिग्री रोटेट करने का मतलब कि मैं कोशिश किया, मेरा एम क्या है पहले मैं आपको समझा दूं। मेरा एम ये है कि ये मैं मीजो कंपाउंड बनाया, इस मीजो कंपाउंड का मैंने मिरर इमेज लिया। अब जो इमेज बना ना, उसके हेल्प से मैं इसको पूरा का पूरा सुपर इंपोज करना चाहता हूं, पूरा का पूरा ढकना चाहता हूं। क्या ये मॉलिक्यूल, मैं ये चेक करना चाहता हूं कि क्या ये मॉलिक्यूल इसको पूरा का पूरा कवर करेगा भी या नहीं, मैं ये चेक करना चाहता हूं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक ट्राई लिया। एक ट्राई ये लिया कि इस मॉलिक्यूल को मैं एज इट इज उठाया और यहां पे रख दिया। तो ऊपर कार्बोक्सिलिक और ऊपर कार्बोक्सिलिक ढक लिया, नीचे कार्बोक्सिलिक और नीचे कार्बोक्सिलिक दोनों कवर कर लिए। नाउ इधर हाइड्रोजन है और इधर OH है, पूरा कवर नहीं हुआ। इधर हाइड्रोजन है और यहां OH है, फिर से पूरा कवर नहीं हुआ। फिर यहां OH है और यहां H है, फिर से कवर नहीं हुआ। फिर यहां OH और यहां पे H है, फिर से कवर नहीं हुआ, मतलब पूरा का पूरा कवर नहीं हुआ। मैंने क्या किया, मैंने दूसरा ट्राई लिया। दूसरा ट्राई क्या लिया, मैं इस मॉलिक्यूल को 180 से रोटेट कर दिया। क्यों? क्योंकि 180 से रोटेट करने से मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता। तो मैं इसी को 180 डिग्री से रोटेट कर दिया मैंने 180 डिग्री से रोटेट करूंगा तो क्या होगा, ये वाला OH यहां चलाएगा, ये वाला कार्बोक्सिलिक, सॉरी ये कार्बोक्सिलिक यहां चलाएगा और ये कार्बोक्सिलिक यहां चलाएगा, ठीक है। अब फिर से सोच के देखो, ये ऐसे रोटेट करोगे तो इस OH के बारे में आप फोकस करो। ये OH कहां जाएगा, मैं इसको रोटेट किया तो ये OH इधर चलाएगा और इस OH के बारे में सोचो कि अगर मैं इसको रोटेट करूंगा तो ये OH कहां चलाएगा, यहां चलाएगा ना। मतलब यहां पे अब जब मैं इसको 180 डिग्री से रोटेट किया तो हुआ क्या, OH यहां चलाया, OH यहां चलाया, H यहां चलाया, H यहां चलाया, एक ऊपर कार्बोक्सिलिक है नीचे कार्बोक्सिलिक। देखो वही तो कंडीशन है यहाँ पे, एक OH यहां चलाया था, एक OH यहां चलाया था, हाइड्रोजन यहां चलाया था, हाइड्रोजन यहां चलाया था, ये कार्बोक्सिलिक यहां चलाया था, ये कार्बोक्सिलिक वहां चलाया। अब देखो OH यहां, OH यहां। अब इस मॉलिक्यूल को उठा करके आप यहां पे कवर कर दो। आ रहा बस में, तो आई होप आपको पूरा का पूरा कवर मिलेगा, ठीक है। तो अगर मान लो कि इस मिरर इमेज ने इसको पूरा का पूरा कवर कर लिया तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल बोलते हैं। ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल। आइडेंटिकल मॉलिक्यूल कहने का मतलब
सेम, बराबर, मतलब एक जैसा वैसा ही दूसरा, ठीक है। तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स कैसे हो गए? आइडेंटिकल। नाउ अब मॉलिक्यूल आइडेंटिकल कब होगा? मॉलिक्यूल आइडेंटिकल कैसे होगा? तो मॉलिक्यूल आइडेंटिकल तब होगा जब उसका मिरर इमेज उसको क्या करेगा? सुपर इंपोज कर देगा। तो यहां पे इस मीसो कंपाउंड का जो मिरर इमेज है वो क्या कर दिया? सुपर इंपोज कर दिया। सुपर इंपोज कर दिया कहने का मतलब क्या हुआ? पूरा का पूरा कवर कर लिया। अगर पूरा का पूरा कवर कर लिया तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोलेंगे? आइडेंटिकल बोलेंगे। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोलेंगे? आइडेंटिकल बोलेंगे। नाउ अगर आप यहां पे क्या करो, मैंने आपको बताया था कल के क्लास में कि अगर कोई भी कार्बन R है, कायरल कार्बन, और अगर उसका आप मिरर इमेज लेते हो तो उसका क्या आ जाता है? S आ जाता है, ठीक है। और अगर कोई मान लो कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन S है और अगर उसका आप मिरर इमेज लेते हो तो क्या आ जाता है? R आ जाता है। नाउ तीसरा रूल में जो आपको आज बताने वाला हूं, ये बताने वाला हूं कि मीजो कंपाउंड का जब आप मिरर इमेज लोगे तो अगेन भी मीजो कंपाउंड ही मिलने वाला है। देखो ये मीजो कंपाउंड था आपका, इसका मिरर इमेज भी फिर से क्या है? मीजो ही है। क्यों? क्योंकि दो कायरल सेंटर हैं और आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो मीजो कंपाउंड का मिरर इमेज क्या मिलने वाला है आपको? मीजो ही मिलने वाला है। और ये मीजो में रिलेशन क्या होगा? दोनों आइडेंटिकल होंगे। आइडेंटिकल कहने का मतलब कोई अलग आइसोमर मिलने वाला आपको नहीं है, कोई दूसरा मॉलिक्यूल आपको मिलने वाला नहीं है। क्या मिलेगा? आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। सो आई होप आपको ये तीनों रिजल्ट्स क्लियर हो रहा होगा। आप इन तीनों रिजल्ट्स को आप प्रैक्टिकली यहां पे करके देखो, आप कॉन्फ़िगरेशन असाइन करके देखो। अगर ये R आएगा तो इस वाले कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन S आएगा। क्यों? क्योंकि R का मिरर इमेज क्या आता है? कॉन्फ़िगरेशन S। अगर ये S होगा तो इसका मिरर इमेज R आएगा। क्यों? क्योंकि S का मिरर इमेज क्या होता है? R। और अगर मान लो कि ये S हो गया तो ये R हो जाएगा, ये R हो गया तो ये S हो जाएगा। दोनों कंपाउंड मीजो हैं। मीजो का मिरर इमेज क्या होता है? मीजो। और पहले मीजो और दूसरे मीजो में क्या रिलेशन होता है? आइडेंटिकल रिलेशन। आइडेंटिकल कहने का मतलब क्या हुआ? वो दोनों ही मॉलिक्यूल आपके कैसे होंगे? सेम होंगे। आई होप आपको मैं समझा पाया। मीजो का नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? वो कि मीजो कंपाउंड का मिरर इमेज सुपर इंपोजेबल होता है और जो इमेज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उस पेयर्स को आइडेंटिकल बोलते हैं। आइडेंटिकल कहने का मतलब क्या हो जाएगा आपका? दोनों सेम ही मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। ओके। नाउ मैं क्या करता हूं, मैं नेक्स्ट टाइम में मैं क्या करता हूं, अभी OH OH दोनों सेम साइड था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों सेम साइड था, मैं एक्सचेंज कर देता हूं इस बार, ठीक है। एक्सचेंज कर देता हूं लाइक दिस कि ऊपर कार्बोक्सिलिक नीचे भी कार्बोक्सिलिक, एक OH है H है, OH और H। इस बार मैंने क्या कर दिया? इसको चेंज कर दिया। आप बताओ क्या ये कंपाउंड मीजो है या नहीं है? सबसे पहले दो कायरल सेंटर है, दो कायरल सेंटर। नाउ इसमें आप प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढने का कोशिश करोगे। चलो मान लिया कि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री में क्या होता है? मॉलिक्यूल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है और दोनों इक्वल पार्ट एक दूसरे के क्या हो जाते हैं? मिरर इमेज हो जाते हैं। तो क्या ये मिरर इमेज है? H का मिरर इमेज H मिला? नहीं, OH मिला। OH का मिरर इमेज OH मिला क्या? नहीं। क्या मिला? H मिला। इसका मतलब इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। जब ये कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा तो ये क्या होगा? मीजो नहीं होगा। ये क्या होगा? मीजो नहीं होगा। मैं इंटरेस्टेड हूं इसके मिरर इमेज लेने में, ठीक है। मैं इंटरेस्टेड हूं इसके मिरर इमेज लेने के लिए। ले लिया मैंने इसका मिरर इमेज, ठीक है। मिरर बना दिया, इमेज ले लेता हूं अभी, ठीक है। नाउ ऊपर भी कार्बोक्सिलिक और नीचे भी कार्बोक्सिलिक। इस H का मिरर इमेज H, इस OH का मिरर इमेज यहाँ पे, ठीक है। इस OH का मिरर इमेज यहाँ पे और H का मिरर इमेज यहाँ पे, ठीक है। क्या ये कंपाउंड फिर से इस जो आपका इमेज बना वो क्या फिर से मीजो है क्या? अगेन आई डोंट थिंक कि वो आपको मीजो दिख रहा होगा। ये भी फिर मीजो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर यहाँ से कंसीडर करोगे तो मिरर इमेज मिलने वाला है नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? ये भी कंपाउंड आपका मीजो नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रेजेंट POS नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। नाउ मैं क्या बोला कि अब मैं जो मिरर इमेज आपने बनाया, इसका जो मिरर इमेज आपने इसको बनाया, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैं फिर से एक ट्राई लेता हूं, इस मॉलिक्यूल को उठा करके और इस पे रखने का कोशिश करता हूं, पूरा का पूरा इस मॉलिक्यूल को ढकने का कोशिश करता हूं, कवर करने का कोशिश करता हूं। क्या कवर हो पाएगा या नहीं? ट्राई ले लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले मैंने इसको एज इट इज उठा करके यहां पे रखा, तो कार्बोक्सिलिक को ढक लेगा, कार्बोक्सिलिक कवर हो जाएगा। इस कार्बोक्सिलिक को कवर कर लेगा कार्बोक्सिलिक। नाउ इस हाइड्रोजन को कौन कवर कर रहा है?
OH नहीं होगा। इस OH को कौन कवर करेगा? H, फिर से नहीं होगा। इस H को कौन कवर करेगा? OH, इस OH को कौन कवर करेगा? H। मतलब ये 4 जगह पे पूरा का पूरा सुपर इंपोज नहीं हुआ, पूरा का पूरा वो कवर नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि ये नॉन सुपर इंपोजेबल। एक ट्राई और लेते हैं, रोटेट करके। कितने से रोटेट किया जाता है? 180 से रोटेट किया जाता है। कभी भी आप फेसर प्रोजेक्शंस में मॉलिक्यूल को 90 से मत रोटेट करना। कितने से रोटेट करते हैं? 180 से रोटेट करते हैं। 180 से क्यों रोटेट करते हैं ये आप पहले ही देख चुके हो, ठीक है। मैं ट्राई लेता हूं एक बार फिर से रोटेट करने का इसको, ठीक है। रोटेट करो आप, ठीक है। मान लो कि इसको करके अगर आप रोटेट करोगे, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना ये H और OH कहां जाते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि मैंने इसको ऐसे रोटेट कर दिया तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये मॉलिक्यूल ऊपर चला जाएगा, तो जो H इधर है वो H यहां चलाएगा, और आपका जो OH है वो फिर कहां चला जाएगा? वहां चला जाएगा। देखो ना आप रोटेट करके, ये OH यहां चलाएगा ना, ये H यहां चलाएगा, ये OH यहां चलाएगा, ठीक है। मतलब ये होगा कुछ भी नहीं। क्या होगा? देखो, अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करूंगा तो ये H यहां चला आ रहा है, और फिर से अगर इसको आप रोटेट करोगे तो ये OH यहां चलाएगा। सेम भी इसके साथ कि ये H यहां चलाएगा, OH, मतलब फिर से मॉलिक्यूल मेरे को क्या मिलेगा? वही मिलेगा। और फिर से इस मॉलिक्यूल को अगर उठा के मैं यहां पे कवर करने का कोशिश करूंगा तो वो फिर से कवर होने वाला नहीं है। क्या हुआ? ये हुआ एक मॉलिक्यूल है, ए मॉलिक्यूल whose mirror image, जिसका मिरर इमेज एक मॉलिक्यूल है जिसका मिरर इमेज नॉन सुपर इंपोजेबल है। यहां पे तो ये सुपर इंपोजेबल था, नॉन सुपर इंपोजेबल। ए मॉलिक्यूल whose mirror image is नॉन सुपर इंपोजेबल इज कॉल्ड, आई होप आपको आता होगा कि एक मिरर इमेज, एक मॉलिक्यूल जिसका मिरर इमेज उस पे नॉन सुपर इंपोजेबल होता है, उसको पूरा का पूरा कवर नहीं कर सकता, उसको पूरा का पूरा ढक नहीं सकता, उसको आप, उस पेयर्स को आप क्या बोलते हो? इनैंशियोमर्स बोलते हो। क्या बोलते हो उसको आप? इनैंशियोमर्स बोलते हो, ठीक है। कल के क्लास में हुआ था इनैंशियोमर सिंगल कायरल सेंटर में, तो डबल कायरल सेंटर में भी क्या होगा आपका? इनैंशियोमरिज्म शो हो सकता है। देख, इनैंशियोमरिज्म का मेन डेफिनेशन क्या है कि कोई मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल का मिरर इमेज अगर उसको अच्छे से नहीं ढक पाता है, पूरा का पूरा कवर नहीं कर पाता है, सुपर इंपोज नहीं कर पाता है, अगर सुपर इंपोज नहीं कर पाता है तो फिर क्या करेगा? वो नॉन सुपर इंपोजेबल होता है, तो उस मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलेंगे? इनैंशियोमर्स बोलेंगे। तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल का मिरर इमेज, ये अगर ये इसको पूरा का पूरा कवर नहीं कर पाता है तो इन दोनों को मैं क्या बोलूंगा? इनैंशियोमर्स बोलूंगा। इनैंशियोमर्स का भी डेफिनेशन हम लोगों ने कल लिखा था। कब लिखा था? सिंगल कायरल सेंटर में लिखा था। तो डबल कायरल सेंटर में भी आप क्या कर सकते हो? लिख सकते हो, ठीक है। तो ये कंपाउंड मीजो नहीं है, ये भी कंपाउंड मीजो नहीं है। तो जो कंपाउंड मीजो नहीं है और इसका मिरर इमेज और इसके मिरर इमेज में क्या रिलेशन हो गया कि ये दोनों कैसे हो गए? इनैंशियोमर्स हो गए। कैसे हो गए? इनैंशियोमर्स हो गए। क्या हो गए ये? इनैंशियो। ऐसे पेयर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इनैंशियोमर्स बोलते हैं, है ना। और ऐसे आइसोमरिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं? इनैंशियोमरिज्म बोलते हैं। ओके, नाउ फर्दर एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन। सी, मान लो कि मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। दिस इज द मॉलिक्यूल सी। ठीक है, कार्बोक्सिलिक। आई होप आपको 2 कायरल सेंटर दिख रहा होगा, मेरे को तो 3 दिख रहा, आपको भी दिखना चाहिए, ठीक है। सो 3 कायरल सेंटर है, तो क्या ये कंपाउंड मीजो है या नहीं है? ठीक है, फिर से आपको यहां पे दिखना चाहिए कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये कंपाउंड कैसा होगा? मीजो होगा। ये कंपाउंड कैसा होगा? मीजो होगा। क्यों? क्योंकि 2 कायरल सेंटर है और एक ऐसा प्लेन ऑफ सिमेट्री भी एग्जिस्ट कर रहा है, और वो प्लेन ऑफ सिमेट्री आपका क्या होगा? दोनों मॉलिक्यूल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और दोनों इक्वल पार्ट एक दूसरे के क्या है? मिरर इमेज। मतलब ये कंपाउंड कैसा होगा? मीजो होगा। ये कंपाउंड कैसा होगा? मीजो होगा। नाउ क्या मेरे को आप बता सकते हो मीजो का मिरर इमेज क्या होता है? मीजो का मिरर इमेज क्या होता है? मीजो ही होता है। तो चलो इसका मिरर इमेज जरा मैं देख लूं। मिरर इमेज क्या इसका मिरर इमेज मीजो ही होगा या नहीं होगा? ठीक है, सो यहां पे कार्बोक्सिलिक एंड ऊपर भी कार्बोक्सिलिक OH, सो OH, इधर H तो यहां H, इसका मिरर इमेज OH, इसका मिरर इमेज H,
इसका मिरर इमेज OH, इसका मिरर इमेज H। क्या ये कंपाउंड मीजो है? सबसे पहले 2 कायरल सेंटर, हाँ है 2 कायरल सेंटर, यहां से कट करूंगा तो प्लेन ऑफ सिमेट्री भी मेरे को मिलने वाला है, मतलब ये क्या हो गया, ये भी मीजो हो गया। नाउ मीजो का मिरर इमेज मीजो आना चाहिए था, देखो आ गया मीजो का मिरर इमेज मीजो आ गया। नाउ अब ये जो मीजो है और ये जो मीजो है, इन दोनों मीजो में कौन सा रिलेशन होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए। आइडेंटिकल कब होगा, जब ये वाला मॉलिक्यूल इसको पूरा का पूरा क्या करेगा, कवर कर लेगा। तो हम चेक करते हैं कि क्या ये मॉलिक्यूल पूरा का पूरा कवर करेगा या नहीं करेगा। तो देखो फिशर प्रोजेक्शंस में 180 का रोटेशन अलाउड है ना, 90 का रोटेशन अलाउड नहीं है। मैं इसको 180 से रोटेट करता हूं, लो इसको पूरा का पूरा 180 से रोटेट कर दिया, तो सारे ये जो OH हैं वो इधर चले आएंगे और ये जो H है वो सारे इधर चले आएंगे। तो देखो सारा OH इधर, सारा OH इधर, सारा H ये वाला इधर, तो सारा H इधर। अब इस मॉलिक्यूल को उठा करके आप यहां पे कवर करो, क्या होगा, रोटेट करने के बाद कवर होगा या नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ ए मॉलिक्यूल हुज मिरर इमेज इज सुपर इंपोजेबल ऑन देम आर कॉल्ड आइडेंटिकल। तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, आइडेंटिकल। अगर ये कंपाउंड मीजो नहीं होता और इस कंपाउंड का मिरर इमेज एक दूसरे पे नॉन सुपर इंपोजेबल होते, तो हम लोग यहाँ पे जो आइडेंटिकल लिखे हैं, आइडेंटिकल लिख करके नहीं, हम लोग वहां पे क्या लिखते, इनैंशियोमर्स लिखते। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, इससे आगे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक ठीक है, फर्दर एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, लाइक ओके, सो OH OH H OH H OH H और फिर यहाँ पे कार्बोक्सिलिक। ठीक है, आई होप ये आपको मीजो है या नहीं है, पहले मेरे को ये बताओ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये मीजो होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से देख लो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मॉलिक्यूल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करा, दोनों इक्वल पार्ट कैसे हैं आपके, मिरर इमेज है, मतलब इस मॉलिक्यूल में POS है, मतलब ये क्या है आपका मीजो है। ठीक है, नाउ मैं इसका मिरर इमेज लिया, ओके, मिरर बनाओ आप यहाँ पे, ठीक है, मिरर इमेज लेता हूँ। सो हियर इज H OH H OH OH H एंड OH ले लिया इसका मिरर इमेज। ठीक है, नाउ मैं क्या कह रहा कि इसके हम ये जो मिरर इमेज बना, इसके हेल्प से मैं इसको पूरा का पूरा कवर करना चाहता हूं, क्या ये कवर होगा भी या नहीं होगा। ठीक है, हम कोशिश करते हैं, ठीक है, कोशिश ही कर सकते हैं अपन, और कुछ भी कर नहीं सकते। चल, तो डायरेक्ट तो मेरे को नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर मान लो ये मॉलिक्यूल को एज इट इज उठा करके आप यहाँ पे रखोगे तो OH का मिरर इमेज OH का कवर करने के लिए H आ रहा, पूरा कवर होने वाला नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको रोटेट कर देते हैं, ऐसे रोटेट करेंगे। थोड़ा सा ध्यान देना कौन सा ग्रुप कहां जा रहा है, ये जो कार्बोक्सिलिक नीचे वाला है वो ऊपर चला जा रहा है और ऊपर वाला नीचे, तो कार्बोक्सिलिक में कोई चेंज नहीं है। नाउ अगर हम इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो ये वाला OH कहां जा रहा है, आप इस वाले OH पे फोकस करना और इस वाले H पे फोकस करना। नाउ ये ऐसे करके ऐसे रोटेट हुआ, तो आई थिंक ये OH यहां चला आएगा, ठीक है, और ये H आपका यहां चला आ रहा होगा। ठीक है, नाउ OH यहां और H यहां, OH यहां और H यहां कवर कर लेगा। नाउ इस H के बारे में सोचना आप थोड़ा सा, कहां रही इस OH के बारे में सोचना कहां जा रहा है। इसको अगर मैं ऐसे करके रोटेट करूं तो ये H इधर चलाएगा और OH यहां चलाएगा, देखो H यहां चलाया और OH यहां चलाया। थोड़ा सा आप इस H और OH के बारे में सोचना, जब मैं रोटेट करूंगा तो ऐसे रोटेट किया तो ये OH यहां चलाएगा और ये H आपका यहां चलाएगा, देखो ये OH यहां चलाया था, H यहां, मतलब ये मॉलिक्यूल अब पूरा का पूरा इसको क्या करने वाला है, कवर करने वाला है। तो ये अगर कंपाउंड मीजो था तो इसको भी क्या आना था, मीजो आना था। देख लो यहां से भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना, और ये इसको क्या कर रहा है, पूरा का पूरा कवर कर रहा है। इसका ये मतलब ये होगा कि ये मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे। ये मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, आपके आइडेंटिकल होंगे। आई होप आपको क्लियर होगा, समझ में आ रहा होगा कि मीजो कंपाउंड कब होगा और मीजो कंपाउंड का मिरर इमेज क्या होता है, उसके मिरर इमेज के साथ उसका रिलेशन क्या होता है। ओके, जस्ट अ मिनट। सी वन मोर एग्जाम्पल, ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। द एग्जाम्पल विल बी नेक्स्ट, सी एग्जाम्पल लेता हूं मैं नेक्स्ट, लाइक OH OH, okay, here is OH H H OH OH and then H। क्या ये कंपाउंड मीजो है? आई डोंट थिंक कि मीजो होगा, ये आपको नहीं लग रहा होगा मीजो, क्यों, क्योंकि इसका मिरर इमेज तो है ही नहीं, है ना, आई मीन सॉरी POS तो इसमें है ही नहीं। ठीक है, तो POS नहीं है तो ये आपका मीजो कंपाउंड नहीं है। अब आप इसका क्या करो, मिरर इमेज लो। ठीक है, मिरर इमेज लोगे
तो मिरर इमेज लेने के बाद क्या होगा आपका, यहाँ पे मिरर इमेज लोगे तो ऊपर कार्बोक्सिलिक, नीचे भी कार्बोक्सिलिक आएगा। इस OH का मिरर इमेज ये, H का ये और यहाँ भी H ये, इसका OH का मिरर इमेज यहाँ आएगा, इस OH का मिरर इमेज यहाँ आएगा और इस H का मिरर इमेज। ये मीजो नहीं था तो आई डोंट थिंक कि ये भी मीजो आपका आ रहा होगा। क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रहा है आपको? नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ऊपर OH और नीचे क्या मिल जाएगा, H, मतलब ये भी मीजो नहीं हुआ। अब आपको क्या करना है, आपको जितने ट्राई करना है, जितने कोशिश करना है वो कोशिश करो 180 डिग्री से, 180 डिग्री से इसको रोटेट करो और इस मॉलिक्यूल को आप यहां पे इसको कवर करने का कोशिश करो। ठीक है, हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम इसको एज इट इज उठा करके यहां रखने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो नहीं होगा कवर। क्यों? क्योंकि ऊपर कार्बोक्सिलिक, नीचे कार्बोक्सिलिक कवर हो जाएगा, लेकिन H को कवर करने के लिए कौन आ रहा है? OH आ रहा है। H को कवर करने के लिए OH, OH को कवर करने के लिए H। नहीं हुआ ना, मैं एक ट्राई लेता हूं। ट्राई क्या लेता हूं? रोटेट करता हूं। मान लो कि इस मॉलिक्यूल को हमने रोटेट कर दिया, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना आप, अगर आप इसको रोटेट करोगे तो इस OH के बारे में सोचना वो कहां जा रहा है। ये अगर ऐसे करके आप रोटेट करोगे तो ये OH चला है, यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा ना OH। तो ये जो OH यहां पे आएगा, जब इस मॉलिक्यूल को उठा करके कवर करोगे तो यहां तो H पड़ा हुआ है। नहीं हुआ। किसी और मॉलिक्यूल के बारे में सोच लो, मान लो इस OH के बारे में सोच लो कि जब आप इसको ऐसे रोटेट करोगे तो ये OH कहां चला आएगा? यहां चला आएगा। तो इस जब आप उस मॉलिक्यूल को उठा करके यहां कवर करोगे तो OH जो है वो H को कवर करेगा। तो फिर से क्या हो गया, आपका मॉलिक्यूल कवर पूरा का पूरा नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये मॉलिक्यूल नॉन सुपर इंपोजेबल है, मतलब ये मॉलिक्यूल कभी भी इसको कवर नहीं कर सकता है। तो फिर क्या होगा, ए मॉलिक्यूल whose mirror image is not superimposable is called enantiomers। इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे? enantiomers होंगे। क्या होंगे? enantiomers होंगे। ये दोनों मॉलिक्यूल आपके क्या होंगे? एक दूसरे के enantiomers होंगे। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि व्हाट इज enantiomers, है ना। और enantiomers आपके क्या 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 होता है, मीजो का मिरर इमेज क्या होता है, ठीक है। नाउ अब क्या करते हैं, अब हम लोग ना नंबर ऑफ जो स्टीरियो आइसोमर्स कैलकुलेट करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ, अच्छा उससे भी पहले मैं एक चीज आपसे इंट्रोड्यूस करवा देना चाहता हूं थोड़ा सा, ठीक है। एक डाइस्टीरियोमर्स अभी तक आपके में नहीं आया है, तो हम थोड़ा सा डाइस्टीरियोमर्स को देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं ना कुछ थोड़ा सा इमेजेस बनाता हूं, आई मीन कुछ मॉलिक्यूल्स लिखता हूं, ठीक है। ओके, थोड़ा सा जगह कम लेता हूं। डाइस्टीरियोमर्स में आपको थोड़ा सा बताने का कोशिश करता हूं कि डाइस्टीरियोमर्स क्या होता है, ठीक है। इसका मिरर इमेज लेंगे, मीजो होगा ये कंपाउंड, साफ दिख रहा होगा आपको मीजो। इसका मिरर इमेज लेते हैं अपन, ठीक है। तो इसका मिरर इमेज लेंगे तो क्या आएगा, H का मिरर इमेज H, यहाँ H का H, OH का यहाँ पे और OH यहाँ पे, ठीक है। ये क्या होगा OH, ये क्या हो गया आपका OH, ठीक है। सो बेसिकली ये भी मीजो, ये भी मीजो, इन दोनों का मिरर इमेज कैसा हो गया आपका, आइडेंटिकल हो गया, ठीक है। मैं थर्ड मॉलिक्यूल जो ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। थर्ड ये है COH, OH, H, OH, H एंड OH, ठीक है। नाउ सेकेंड ये है ओबेस है कि ये इसका मिरर इमेज होगा, इसका मिरर इमेज अपन लेते हैं, ठीक है। सो ऊपर OH, नाउ हियर विल बी OH, यहाँ पे H का मिरर इमेज H, OH का मिरर इमेज है, ठीक है। मैं स्ट्रक्चर्स का थोड़ा नाम देता हूँ, स्ट्रक्चर 1, 2, 3 और इसको 4th, ठीक है। सो नाउ अगर मैं आपसे रिलेशंस पूछूं, ठीक है, रिलेशन पूछूं कि रिलेशंस किसके किसके बीच में क्या है, वो मैं आपसे रिलेशन पूछना चाहता हूं, ठीक है। तो सबसे पहला, अगर मान लो कि फर्स्ट एंड सेकेंड में मैंने अगर आपसे पूछा कि फर्स्ट और सेकेंड वाले स्ट्रक्चर्स में क्या रिलेशन है, मीजो, ये भी मीजो, मीजो का मिरर इमेज मीजो, और मीजो का मिरर इमेज जो होता है वो क्या, दोनों कैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। इसका मतलब स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 आपका कैसा होगा, आइडेंटिकल होगा। कैसा होगा, आइडेंटिकल होगा, ठीक है। नाउ स्ट्रक्चर 3 और स्ट्रक्चर 4 में क्या रिलेशन है, जरा सा मेरे को बताओगे, क्योंकि ये मीजो नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको कहीं दिखने वाला नहीं है, ठीक है। तो और ये भी क्या है आपका, यहाँ ये भी मीजो नहीं है, तो यहाँ क्यों, क्योंकि यहाँ भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको मिलने वाला नहीं है।
तो इसका जो मिरर इमेज है, क्या इसका जो मिरर इमेज ये है, ये इसको पूरा का पूरा कभी भी कवर कर पाएगा? आई डोंट थिंक कभी कवर करने वाला नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस 3 और 4th वाले पेयर को आप क्या बोलने वाले हो? इनएंशियोमर्स। ए मॉलिक्यूल विथ इट्स मिरर इमेज इज नॉट सुपर इम्पोजेबल आर कॉल्ड इनएंशियोमर्स। इसका मतलब स्ट्रक्चर 3rd एंड स्ट्रक्चर 4th आर इनएंशियोमर, आर इनएंशियोमर्स। ठीक है, स्ट्रक्चर 3rd एंड स्ट्रक्चर 4th क्या हो गया आपके? इनएंशियोमर्स। थोड़ा सा आपको ये 3rd दिख रहा होगा, इसको आप अच्छे से करो, स्ट्रक्चर 4th देखना चाहिए वो। ठीक है ना, मैं क्या बोला कि अगर मैं कंपेयर करूं स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 3rd को, ठीक है, इससे पहले अपन क्या करते हैं ना, थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन असाइन कर देते हैं सबको। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन असाइन करने के बाद ना थोड़ा सा अपने को आसान होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन असाइन करते हैं 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 ऐसे क्लॉकवाइज में क्या देते हैं हम लोग? आर नहीं देकर के क्या देना पड़ेगा? एस। ठीक है, ये क्लॉकवाइज है ना, 1 2 3 क्लॉकवाइज में हम लोग क्या देते हैं? आर नहीं देकर के क्या देना पड़ेगा? एस, क्योंकि 4th वाला प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल में। ठीक है, नाउ एस हुआ तो ऑब्वियस है कि अगर ये मीजो कंपाउंड है तो नीचे वाला कैसा होगा? आर होगा। क्यों? क्योंकि मीजो कंपाउंड में क्या होता है? इंटरनल कंपनसेशन होता है ना, ये क्लॉकवाइज 30 तो ये एंटी क्लॉकवाइज 30 नाउ। और आपको ये भी पता है कि ये एस का मिरर इमेज का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? आर, और आर वाले का क्या होगा? एस। ठीक है, नाउ यहाँ पे एच, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया आपका? OCOH उधर, OH इधर है और यहाँ पे OH इधर है और H इधर है, तो यहाँ पे अगर S था तो यहाँ पे क्या आएगा? R आएगा। चेक कर लेते हैं अपन। ठीक है, क्योंकि इसके उल्टा है ना थोड़ा सा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, तो इसका S था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसका R। चेक कर लेते हैं, प्रॉब्लम ना हो। 1 2 3 और 4th। ठीक है, मूव करो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 कौन सा? एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग क्या देते हैं? एस नहीं देकर क्या देना पड़ेगा? आर। क्यों? क्योंकि वो 4th वाला देखो सही आ गया। तो ना अब हम इसका चेक करते हैं, इसका चेक करेंगे 1 2 3 ऊपर और 4th इधर। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, ये रहा डायरेक्शन। ये डायरेक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? एंटी क्लॉकवाइज में क्या देते हैं हम लोग? एंटी क्लॉकवाइज में एस देते हैं, एस नहीं देकर के क्या देना होगा? आर। ठीक है, सो ये दोनों क्या है आपके? आर है। नाउ अगर ये आर है तो ये क्या करेगा? इसका मिरर इमेज का क्या होना चाहिए? एस, और इस वाले का क्या होना चाहिए? इस वाले का भी एस होना चाहिए। देखो ये जो कंपाउंड है ये मीजो नहीं है। ये कंपाउंड क्या है आपका? मीजो नहीं है। मीजो इसलिए नहीं है क्योंकि देखो ऊपर वाला कार्बन 30 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो नीचे वाला भी कार्बन 30 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा। ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, तो 30 कितना होगा? नेट 60, यानी कि पीपीएल आपको रोटेटेड मिलेगा। मतलब ये कंपाउंड आपको ऑप्टिकली एक्टिव मिलेगा, लेकिन ये नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि ये 30 डिग्री क्लॉकवाइज, तो ये 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। नेट कितना? 0। ये 30 डिग्री क्लॉकवाइज, नीचे वाला भी 30 डिग्री क्लॉकवाइज 30 डिग्री क्लॉकवाइज 30 कितना हो गया? 60 डिग्री, यानी कि नेट रोटेशन आपको पीपीएल में दिखेगा। कितने का दिखेगा? 60 डिग्री का दिखेगा। तो पीपीएल आपका रोटेट हो गया, तो कैसा? ऑप्टिकली एक्टिव। मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। नाउ यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन अपना सारा कुछ हो गया ना। मैं क्या बोला कि फर्स्ट और सेकंड में हमने रिलेशन देखा तो क्या आया? आइडेंटिकल। मीजो का मिरर इमेज, मीजो और वो दोनों में रिलेशन क्या होता है? आइडेंटिकल। नाउ इन दोनों का मिरर इमेज क्या आया अपना? रिलेशन इनएंशियोमर। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के क्या है? मिरर इमेज नॉन सुपर इंपोजिबल है। नाउ मैं क्या बोला, मैं अब रिलेशन एस्टेब्लिश करना चाहता हूं 1 और सेकंड में, तो अपना हो गया। 1 और 3rd में मैं रिलेशन पूछना चाहता हूं आपसे, 1 एंड 3rd में, कि 1 और 3rd में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले 1 और 3rd जो है, 1 और 3rd जो है वो है क्या? देखो ऊपर S है तो यहाँ R है, यहाँ R है तो यहाँ R है। बेसिकली ये जो दोनों हैं वो कैसे हैं? आपके स्टीरियो आइसोमर्स हैं। कैसे हैं? स्टीरियो आइसोमर्स हैं। लेकिन क्या ये वाला और ये वाला एक दूसरे, देखो एक तरह का स्टीरियो आइसोमर्स है ना, मीजो भी स्टीरियो आइसोमर्स होता है, और आपका जो उसके अलग कॉन्फ़िगरेशंस वाले होते हैं वो भी क्या होते हैं? आपके स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। तो बेसिकली ये एक मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल आपका कैसा है? स्टीरियो आइसोमर्स है। स्टीरियो आइसोमर्स किसको बोलते हैं हम लोग? स्टीरियो आइसोमर्स किसको बोलते हैं? स्टीरियो आइसोमर्स हम लोग उसको बोलते हैं जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम हो, लेकिन एटम्स का ओरिएंटेशन स्पेस में क्या हो? डिफरेंट हो। देखो यहां पे एटम्स का ओरिएंटेशन डिफरेंट है। कैसे? जैसे कि देखो नीचे वाला पार्ट तो पूरा अपना मैच कर रहा ना, OH कार्बोक्सिलिक H, OH कार्बोक्सिलिक H। नाउ यहाँ पे COH, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे तो थोड़ा सा क्या है? OH इसका इधर है, उसका OH इधर है। तो देखो इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम।
इसका भी है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम और इसका भी है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम। तो फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है एटम्स के अरेंजमेंट में। एक OH इधर इसका है, वही OH इसका क्या है? इसका मतलब ये दोनों स्टीरियो आइसोमरिज्म के डेफिनेशंस को क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाई कर रहे हैं। मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? स्टीरियो आइसोमर्स होंगे। क्या होंगे? एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स होंगे, है ना। सो डेफिनेशंस क्या बन रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये और ये स्टीरियो आइसोमर्स होता है। मैं फिर से एक बार आपको बता दूं, स्टीरियो आइसोमर्स हम लोग किसको बोलते हैं? जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम हो और उसके एटम्स के अरेंजमेंट में डिफरेंट हो, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी दोनों का सेम है ना। क्यों? क्योंकि एक कार्बन पे जितना लगना था, जो यहाँ पे एक कार्बन पे एक कार्बोक्सिलिक, एक OH, एक H, तो यहाँ भी एक कार्बन पे एक कार्बोक्सिलिक, एक OH और एक H, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम हो गया। तो डिफरेंस किसमें? डिफरेंस है एटम्स के अरेंजमेंट में। एटम्स का अरेंजमेंट में कैसे डिफरेंस है? एक OH इधर है, इसका OH इधर है, इसका H इधर है, इसका H इधर है ना। तो अगर एटम्स के अरेंजमेंट में डिफरेंट आ गया और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम हो गया, तो हम इन दोनों को क्या बोलेंगे? स्टीरियो आइसोमर्स बोलेंगे कि ये दोनों क्या है? एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स हैं, ठीक है ना। अब जो है मैं रिलेशंस पूछना चाहता हूं 1 और 3 में, तो इस स्टीरियो आइसोमर्स का भी ना एक स्पेशल नाम है। वो स्पेशल नाम क्या है? वो स्पेशल नाम ये है कि जो फर्स्ट है और स्ट्रक्चर 3 है, कोई ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेज ना हो। क्या ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल का मिरर इमेज है? नहीं है। तो स्टीरियो आइसोमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेज ना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाइस्टीरियोमर्स बोलते हैं। सो यहां पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ रहा है आपके पास, डाइस्टीरियोमर्स। डाइस्टीरियोमर्स क्या होता है? डेफिनेशंस, स्टीरियो आइसोमर्स but molecules, stereo isomers but not mirror image are called डाइस्टीरियोमर्स और इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइस्टीरियोमिज्म, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टीरियो आइसोमर्स होना चाहिए और स्टीरियो आइसोमर्स होने के साथ एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 3 दोनों स्टीरियो आइसोमर्स हैं, लेकिन एक दूसरे के क्या है? मिरर इमेज नहीं है। इसका मतलब स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 3 आपका क्या होगा? डाइस्टीरियोमर्स होगा, ठीक है ना। स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 3 हो गया। स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 4 में क्या रिलेशन होगा? स्ट्रक्चर 1 एंड स्ट्रक्चर 4 में देखो, स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 4 फिर से आपके क्या है? एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स हैं, लेकिन एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। देख ले, इसका मिरर इमेज ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये 1 और 4 भी आपका क्या हो जाएगा? डाइस्टीरियोमर्स हो जाएगा। नाउ सेकेंड और थर्ड में क्या रिलेशन होगा? सेकेंड और थर्ड में क्या रिलेशन होगा? सेकेंड और थर्ड में फिर क्या रिलेशन होगा? फिर से ये दोनों स्टीरियो आइसोमर्स हैं, लेकिन मिरर इमेज नहीं है, तो फिर से ये क्या हो जाएंगे? स्टीरियो आइसोमर्स हो जाएंगे। सेकेंड और फोर्थ में क्या रिलेशन हो जाएगा? सेकेंड एंड फोर्थ में क्या रिलेशन हो जाएगा? सेकेंड और फोर्थ में फिर से क्या है? ये दो एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स हैं, लेकिन एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। तो जब ये मिरर इमेज नहीं होंगे तो फिर से ये क्या कहला जाएंगे? स्टीरियो आइसोमर्स कहलाएंगे। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट डाइस्टीरियोमर्स, डाइस्टीरियोमर्स होने के लिए किस चीज का जरूरत होता है? स्टीरियोमर्स होना जरूरी होता है। नाउ अगर थोड़ा सा मैं आपको डेफिनेशन वाले पार्ट में ले जाऊं, ठीक है, थोड़ा सा मैं अगर आपको डेफिनेशन वाले पार्ट में ले जाऊं, वो डेफिनेशन वाला पार्ट क्या है? मतलब क्लासिफिकेशन बेसिकली, ठीक है। तो हम लोगों ने आइसोमरिज्म को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। पहला स्ट्रक्चरल, जहां पे चेन आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स, पोजिशनल आइसोमर्स, टॉटोमर्स और रिंग चेन आइसोमर्स हम लोगों ने यहां पे देखा था। फिर दूसरा हमने इसको स्टीरियो आइसोमर्स में, स्टीरियो आइसोमर्स में हम लोगों ने क्लासिफाई किया। स्टीरियो आइसोमर्स को हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला कॉन्फॉर्मेशनल और दूसरा कॉन्फिगरेशनल। ओके, कॉन्फॉर्मेशनल को हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। कौन सा? एक आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म और दूसरा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, है ना। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ने आपने सारे आइसोमरिज्म पढ़ा, कौन कौन सा? सिस ट्रांस, CN सिस्टम, CC सिस्टम,
रिंग वाले सिस्टम में, ठीक है, एनएन सिस्टम में, और फिर आपने इजेड सिस्टम, सिन एंटी, सारा कुछ आपने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ा। नाउ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आप पढ़ रहे हो सारा कुछ जो भी अभी अपना ऑप्टिकल कायरल सेंटर, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल इनएक्टिविटी, इनएंशियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स वगैरह आप सब कुछ यहाँ पे पढ़ रहे हो। नाउ डेफिनेशंस क्या है डायस्टीरियोमर्स का, कि स्टीरियो आइसोमर्स होना चाहिए। इसका मतलब क्या होना चाहिए, स्टीरियो आइसोमर्स होना चाहिए। तो स्टीरियो आइसोमर्स कौन कौन सा है, ज्योमेट्रिकल वाला भी है और ऑप्टिकल वाला भी है। तो मेरा फोकस यहां पे यही है। क्या है मेरा फोकस, मेरा फोकस ये है कि क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स डायस्टीरियोमर्स हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि स्टीरियो आइसोमर्स होना चाहिए। देखो डायस्टीरियोमर्स, थोड़ा सा आपको डेफिनेशंस को, वर्ड्स को थोड़ा सा अच्छे से समझना होगा, ठीक है। डायस्टीरियोमर्स होने के लिए किस चीज का जरूरत होना जरूरी है, स्टीरियो आइसोमर्स। तो स्टीरियो आइसोमर्स कौन कौन से होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म भी क्या होते हैं आपके, स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। पहला कंडीशन डायस्टीरियोमर्स होने के लिए पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, कि उसको स्टीरियो आइसोमर्स होना पड़ेगा, ये वाला स्टीरियो आइसोमर्स होना पड़ेगा। तो स्टीरियो आइसोमर्स क्या होता है आपका, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को भी हम लोग क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को भी हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स बोलते हैं। इसका मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी क्या हो सकते हैं, डायस्ट्रोमर्स हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं डायस्ट्रोमर्स, उसका दो कंडीशन है। पहला स्टीरियो आइसोमरिज्म होना चाहिए, हाँ भाई ठीक है, और एक दूसरे का क्या होना चाहिए, वो मिरर इमेज नहीं होना चाहिए। तो चलो मैं एक ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म यहां पे ड्रॉ करता हूं, लाइक Cl, C डबल बॉन्ड C H Cl और फिर H। एक ये कैसा है आपका, आपको पता चला होगा ये ट्रांस है, और फिर यहां पे क्या है, एक मैं ले लेता हूं Cl C डबल बॉन्ड Cl C H और H। ये कैसा हो गया आपका, सिस हो गया। तो मेरा कहने का ये मतलब हुआ कि इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, मैं चेक करता हूं क्या ये डायस्टीरियोमर्स है भी या नहीं है, मैं वो चेक करता हूं, ठीक है। तो डायस्टीरियोमर्स होने के लिए किस चीज का जरूरत है, कि दोनों को स्टीरियो आइसोमर्स होना चाहिए। तो स्टीरियो आइसोमर्स भी, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी क्या है आपके, स्टीरियो आइसोमर्स है। मतलब सिस और ट्रांस क्या होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं आपके, स्टीरियो आइसोमर्स। तो जो इसका पहला कंडीशन था वो मैंने क्या कर दिया, डायस्टीरियोमर्स का सेटिस्फाई कर दिया ना। दूसरा क्या बोलता है कि नॉट अ मिरर इमेज, दोनों क्या होना चाहिए, मिरर इमेज नहीं होना चाहिए। तो ये क्या, ये जो है इसका मिरर इमेज है क्या, नहीं, नहीं है मिरर इमेज। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये आपके क्या हो जाएंगे, डायस्टीरियोमर्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे ये आपके, सिस और ट्रांस क्या होंगे आपके, डायस्टीरियोमर्स होंगे। तो डायस्टीरियोमर्स में आपको एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट, उसको आप यहां पे कॉपी करना और उसके बाद रिजल्ट लिखना कि डायस्टीरियोमर्स कौन कौन से होंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, है ना, ऑल GIs which are not mirror image, of each other are called geometrical isomers, are called diastereomers, इसका मतलब ये हुआ कि सिस और ट्रांस मॉलिक्यूल जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होंगे वो आपके क्या होंगे, डायस्टीरियोमर्स होंगे। और अपना जो पहले वाले लिखे थे वो जो डायस्टीरियोमर्स थे वो तो आपके डायस्टीरियोमर्स होंगे ही होंगे। ओके, सो ऑल GIs आर ऑल्सो स्टीरियो आइसोमर्स एंड विथ नॉन मिरर इमेज आर ऑल्सो डायस्टीरियोमर्स। सो आई होप आपको मैं समझा पाया होऊंगा कि डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं। डायस्टीरियोमर्स हम लोग किसको बोलते हैं, डायस्टीरियोमर्स हम लोग उसको बोलते हैं जो स्टीरियो आइसोमर्स तो हैं लेकिन एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, है ना। एंड ऑल GIs विथ, जो जितने भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं हैं वो आपके क्या हैं, डायस्टीरियोमर्स हैं। ओके, नाउ अब मैं क्या करता हूं, अब मैं टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स आपको ढूंढने के लिए बताता हूं। टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स आपको ढूंढना सिखाता हूं कि क्या होता ना, बेसिकली बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स आपको दे दिए जाएंगे। एक मान लो कि कोई रिएक्शंस करवाओगे आप और उसमें आपसे पूछा जाएगा कि इसमें टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहला अपना जो केस है वो है नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो मैं आपको एक बार बता दूं कि हम लोगों ने नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी पढ़ा है जिसमें नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के दो केस थे। पहला
कि अगर एक बार आपका हाइड्रोकार्बन जो हो कैसा हो, सॉरी, एक बार आपका जो मॉलिक्यूल एल्कीन हो वो कैसा हो, सिमेट्रिकल हो, दूसरा एक बार अनसिमेट्रिकल हो। तो जब अनसिमेट्रिकल होता था तो हम लोग का फॉर्मूला क्या होता था, 2n, और जब सिमेट्रिकल होता था तो वहां पे फिर दो केसेस आते थे कि n अगर आपका इवन है और फिर n आपका क्या है, ऑड है। अगर n आपका इवन होता था तो हम लोग क्या करते थे, नंबर ऑफ Gi इक्वल्स टू 2n माइनस 2n-1 प्लस 2n बाई 2 -1 होता था। और अगर n इक्वल्स टू ऑड है तो हम लोग फिर क्या करते, 2n-1 प्लस 2n-1 डिवाइडेड बाई 2, उतने क्या होते थे आपके ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म। तो वो अपना फॉर्मूला लगा, उसको यहाँ पे ओवरलैप करने का जरूरत नहीं है। मेरा कहने का बस ये मतलब है कि Gi काउंट करने के भी मैंने आपको फॉर्मूले दे रखे हैं। अब हम लोग यहाँ पे OI काउंट करने के भी फॉर्मूले देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स इक्वल्स टू जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर प्लस ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर प्लस मीजो, ये होता है आपका फॉर्मूला, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स का भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, क्या होता है। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स, यहां पे भी अगर आपको क्लासिफिकेशन याद हो तो क्लासिफिकेशन क्या था अपना, इधर आपका Gi था और इधर क्या था आपका ऑप्टिकल था। तो हम लोग यहां में से ढूंढ रहे हैं कि कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे। तो जो डाइस्टीरियोमर्स होता है उसको हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि Gi भी आपका कैसा हो जा रहा था, डाइस्टीरियोमर्स हो जा रहा था। तो हम लोग डाइस्टीरियोमर्स को क्या करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स में काउंट नहीं करेंगे। ऑप्टिकल आइसोमर्स सिर्फ और सिर्फ अपना कौन सा होगा, यहाँ वाला पार्ट होगा। Gi आपके कैसे होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं होते हैं। जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करते हैं। तो ठीक है, यहां पे हम लोग को सिर्फ और सिर्फ किसको काउंट करना, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स प्लस मीजो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक कंपाउंड लेता हूं, लाइक फिर से अपन वही वाले एग्जांपल्स को लेते हैं। थोड़ा सा हम लोगों ने उसको अच्छे से समझा है तो हम लोग वही एग्जांपल्स लेते हैं। मीजो है ये, आपको पता है ये मीजो है। इसका मिरर इमेज बनाने का कोई जरूरत ही नहीं है। इसका मिरर इमेज आप बनाओगे तो क्या बनने वाला है, वो आइडेंटिकल ही बनने वाला है। तो उसका कोई बनाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं इसका क्या करता हूं, मीजो की जगह पे इसका अपन क्या बना लेते हैं, चलो एक बार मिरर इमेज ही बना लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, तुरंत बना लेते हैं। सॉरी 3 क्यों कर रहा है, OH कार्बोक्सिलिक एंड देन अगेन कार्बोक्सिलिक, ठीक है। सो दिस इज अ मीजो, तो ये भी क्या होगा, मीजो। और बेसिकली ये दोनों कैसे होते हैं, आइडेंटिकल। ये सब सारा कहानी आप देख चुके हैं, ठीक है ना। मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा इस मॉलिक्यूल में थोड़ा सा चेंजेस लाता हूँ, ठीक है। इसको मैं एक अलग मॉलिक्यूल बनाता हूँ, ठीक है। चेंज ये लाता हूँ कि ऊपर भी कार्बोक्सिलिक और नीचे भी कार्बोक्सिलिक, यहाँ OH और यहाँ H, और इस बार यहाँ पे H देता हूँ, यहाँ पे OH देता हूँ। क्यों? क्योंकि अपना दोनों OH अभी इस साइड था और अपना एक OH, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे मिरर इमेज के जैसा यूज कर लेता हूँ, कवर, ठीक है। नाउ थर्ड, मैं इसका मिरर इमेज यहाँ पे बनाया, ठीक है। मिरर इमेज यहाँ पे बनाया। नाउ H, इसका मिरर इमेज क्या होना है, इसका मिरर इमेज यहाँ पे OH होना है, इसका मिरर इमेज H, यहाँ पे OH और यहाँ अगेन OH, यहाँ पे H और फिर यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। सो आपको पता है कि ये दोनों में क्या रिलेशन होगा, ये कभी एक दूसरे का मिरर इमेज होने वाले नहीं है। इसका मतलब ये दोनों कैसे होंगे, इनैंशियोमर्स होंगे। ये दोनों आइडेंटिकल है, ये दोनों कैसे हैं आपके, इनैंशियोमर्स हैं, ठीक है। तो अच्छी तरह से मेरे को ये बताओ, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा और क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। इसके पॉसिबल हम लोग को ऑप्टिकल आइसोमर्स ड्रॉ करने, इस वाले मॉलिक्यूल का पॉसिबल आइसोमर्स अपने को क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो थोड़ा सा आप मेरे को बताओ, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं। देखो आपने इसको मीजो देख लिया, मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये कैसा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, और ये भी मीजो है तो ये भी कैसा, ऑप्टिकली। देखो इसको और इसको हम ड्रॉ करके एक अपना कंपाउंड बढ़ाते नहीं, ये कंपाउंड लिखो चाहे ये कंपाउंड लिखो, दोनों कंपाउंड कैसा है, सेम है। इसलिए मैं इसका मिरर इमेज नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि इसका मिरर इमेज बनाऊंगा तो आपको लगेगा कि नहीं एक और मॉलिक्यूल, एक और आइसोमर्स आ गया। नहीं, इसको लिखो या फिर इसको लिखो, ये दोनों कैसे हैं, सेम है। आइडेंटिकल कहने का मतलब क्या, दोनों बराबर। मतलब आप अगर इसको मिटा भी दो तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका ये कुछ भी नहीं है। ये सी का क्या है आपका, थोड़ा सा दूसरा 180 डिग्री से रोटेट करके लिखा हुआ है ना। क्या इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के बारे में बता सकते हो कि क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम ऑप्टिकली एक्टिविटी चेक करने के लिए क्या करते हैं, मीजो तो नहीं है तो आपको क्या होगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव ही होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले इसका थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन असाइन कर देते हैं। सो 1 2 नीचे 3 और फिर 4, ठीक है। सो 1 2
3। ये डायरेक्शन कैसा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में हम लोग क्या देते हैं, आर। आर नहीं देकर क्या देना होगा, एस। नाउ यहाँ पे हम चेक करते हैं 1 2 3 और 4, ठीक है, 1 2 3 एंड 4। सो 1 2 3 फिर से कैसा आ गया आपका, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज आ गया। तो क्लॉकवाइज में हम लोग क्या देते हैं, आर। आर नहीं देकर क्या देना होता है अपने को, एस। एस दिए तो S का मिरर इमेज क्या आना है, R, और R का फिर मिरर इमेज क्या आना है, R। नाउ इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर 30 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो ये भी 30 डिग्री रोटेट कर देगा क्लॉकवाइज, मतलब नेट रोटेशन मेरे को कितना मिलना है, 60 डिग्री। ये भी 30 डिग्री अगर मान लो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो ये भी 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो मेरे को नेट रोटेशन कितना मिला, 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये भी ऑप्टिकली एक्टिव और ये भी ऑप्टिकली एक्टिव। नाउ क्वेश्चन ये है कि ये वाला मॉलिक्यूल देकर के मेरे से पूछा कि टोटल आपके ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होंगे। तो क्वेश्चन ये होता है कि नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, तो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स कितने मिले आपको, 1 और 1, कितना 2, 2 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स मिले। नाउ तो इसका मतलब ये होगा कि नंबर इस मॉलिक्यूल का नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स इक्वल टू कितना होगा, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, मतलब दो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है ना और ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हो गए, 2 प्लस मीजो, एक मीजो वाला है ना, तो कितना हो गया +1, यानी कि ये कितना हो गया 3, यानी कि इस कंपाउंड का जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होगा, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स होगा वो कितना होगा, 2 + 1 3 होगा। 2 कहने का मतलब एक आपका ये और एक ये। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि अगर मान लो ये इनैंशियोमर्स हैं, ये दोनों क्या है, इनैंशियोमर्स हैं, और इनैंशियोमर्स के पेयर्स को अगर आप 50-50% मिक्स कर देते हो, 50 ग्राम इसका और 50 ग्राम इसका, दोनों को अगर आप मिक्स कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, वो रेसमिक मिक्सचर बना लेगा, है ना। सो यहां पे जो रेसमिक मिक्सचर बनेगा, रेसेमिक मिक्सचर बनेगा, वो कितने का रेसमिक मिक्सचर बनेगा भाई, जितना इनैंशियोमर निकलेगा उसका हाफ। क्यों, क्योंकि 2 इनैंशियोमर्स को मिलाने से क्या बनता है, एक रेसमिक मिक्सचर बनता है। तो यहां पे कितने इनैंशियोमर्स आए आपके, एक दो आइसोमर्स आए, एक SS वाला एक RR वाला, तो इन दोनों को 50-50% मिक्स करूंगा तो कितना मेरे को मिलेगा रेसमिक मिक्सचर। क्यों, क्योंकि रेसमिक मिक्सचर में 2 को मिक्सचर का जरूरत होता है, किसका SS RR, आ रहा बात समझ में। तो इसका मतलब रेसमिक मिक्सचर यहाँ पे आपका कितना होगा, 1 होगा। रेसमिक मिक्सचर कितना होगा आपका, अगर आपसे पूछा जाए कि रेसमिक मिक्सचर कितना होगा तो कितना होगा रेसमिक मिक्सचर, 1। नाउ यहाँ पे जो फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला ये बनता है कि अगर आपका टर्मिनल वाले ग्रुप, ऊपर और नीचे वाले ग्रुप्स दोनों सेम हैं, ठीक है, तो जो नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स मिलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है, तो यहां पे हम इसको केस बना करके लिखते हैं, केस 1। 2 केस अपन बनाएंगे। 2 केस कैसे बनाएंगे कि एक बार आपका ऊपर अगर X ग्रुप है तो नीचे भी क्या होगा, X ग्रुप होगा, मतलब दोनों टर्मिनल ग्रुप्स कैसे हैं, सेम हैं, तब आपका नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स कितने आएंगे उसका फॉर्मूला अपन लिखने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। नाउ और अगर मान लो कि दोनों ग्रुप अगर कैसे हो, डिफरेंट हो, अगर मान लो यहाँ पे X हो जाए और यहाँ पे कैसा हो जाए, Y हो जाए, मतलब अनसिमेट्रिकल हो जाए, तब हम लोग उसको क्या करेंगे, सेकेंड केस बनाएंगे। तो इस केस में जो अपने पास फॉर्मूला है वो क्या है आपका, वो ये है कि केस 1 व्हेन टर्मिनल ग्रुप इज सेम, व्हेन टर्मिनल ग्रुप इज सेम। तो जब आपका टर्मिनल ग्रुप सेम होगा तो नंबर ऑफ, अभी मैं ऑप्टिकल आइसोमर्स का फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स का फॉर्मूला ना। सो नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर इज इक्वल टू 2 raised to the power n minus 1 ही इसका फॉर्मूला होता है, 2 raised to the power n minus 1, ठीक है। तो इस केस में नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकली एक्टिव में नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूं इस बार ऑप्टिकल आइसोमर्स, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाता है, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, और इस केस में नंबर ऑफ ऑप्टिकली आइसोमर्स कितना है आपका, 2 raised to the power n प्लस मीजो, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे टोटल आपका नंबर ऑफ, अच्छा यहाँ पे एक आपको प्रॉब्लम ये समझ में आ रहा होगा कि ये n है क्या, n है क्या, है ना। सो n आपका क्या है, n नंबर ऑफ कायरल सेंटर है, n क्या है आपका, नंबर ऑफ कायरल सेंटर, ओके। सो दिस n इज नंबर ऑफ
कायरल सेंटर, ओके, कायरल सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे कायरल सेंटर 2, ठीक है, तो इसका मतलब n का वैल्यू 2, सेम है दोनों तो सेम, ठीक है। तो हम सबसे पहले नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव निकाल लेते हैं, तो 2 रेज़ टू द पावर 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, देखो तो 2 रेज़ टू द पावर 2 कितना होगा 2, तो ये दोनों आपको दो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स मिले, ये और ये, ठीक है। नाउ टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने मिलेंगे, तो टोटल जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स प्लस मीजो, तो टोटल ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स कितने मिले 2, फॉर्मूले से देख लो, और एक मीजो मिला, तो टोटल कितने हो गए 3, तो 3 वो तो पहले ही प्रूफ कर चुके हैं अपन, है ना, कि कितने होंगे 3। सो आपको ध्यान में ये रखना है यहाँ पे कि नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स प्लस मीजो, और नंबर ऑफ ऑप्टिकली आइसोमर्स का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, उसमें केस 1 कि जब दोनों ग्रुप सेम होगा तो 2 रेज़ टू द पावर n-1 के बराबर होगा। नाउ सेकंड कि अगर मान लो ऊपर और नीचे डिफरेंट हो जाए, सेकंड केस अपन ले लेते हैं कि अगर मान लो ऊपर और नीचे क्या हो जाए आपका डिफरेंट हो जाए, ठीक है, तो वो वाला केस आपका बहुत ही सिंपल है। केस 2 के केस में आपको क्या करना है कि ऊपर और नीचे ग्रुप आपका क्या हो जाए डिफरेंट हो जाए, जैसे कि मैं ऊपर कार्बोक्सिलिक लगा दिया और नीचे मिथाइल लगा दिया, ठीक है, सॉरी OH और फिर H, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये मीजो हो ही नहीं सकता, ये मीजो हो सकता है, देख लो मिरर इमेज प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा क्या, नहीं, मतलब मीजो तो गया यहाँ से काम से, ये तो 0 हो गया इस केस में, ठीक है। सो इस केस 2 में व्हेन टर्मिनल ग्रुप आर डिफरेंट, है ना, जब टर्मिनल ग्रुप डिफरेंट हो गया, ऊपर कुछ और नीचे कुछ और, तो यहां से मीजो तो गया ही उड़ के बाहर, क्यों, क्योंकि मीजो तो कभी हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि मीजो होने के लिए क्या होना चाहिए, ऊपर और नीचे को मिरर इमेज होना चाहिए, दोनों का सेम होना चाहिए, तो मीजो तो यहाँ पे नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस केस में जो आपका नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर जो होगा, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स होगा, वो कितना होगा 2 रेज़ टू द पावर n होगा, और यहाँ पे मीजो तो होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि वो मीजो होने के लिए क्या हो जाएगा आपका 0, ठीक है, मीजो होने के लिए दोनों ग्रुप सेम होना चाहिए। तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने आएंगे ऐसे मॉलिक्यूल का जिसका टर्मिनल ग्रुप डिफरेंट हो, ऑप्टिकल आइसोमर्स कितना आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर n। मीजो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मीजो तो होगा ही नहीं, यहाँ पे CH कार्बोक्सिलिक है, मिथाइल है, यहाँ भी कार्बोक्सिलिक होता तो मीजो हो सकता था, तो मीजो तो होगा ही नहीं, तो इसलिए मीजो वाला पार्ट क्या हो गया 0। सो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर n प्लस मीजो लिखूं क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि मीजो तो होता ही नहीं है, अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लो, लेकिन वो तो 0 ही होना है फाइनली, ओके। तो हम चलो इसमें, तो इसका मतलब इसमें n फिर से यहाँ पे n क्या है आपका, n है नंबर ऑफ कायरल सेंटर, ठीक है। तो नंबर ऑफ कायरल सेंटर अगर ये है तो हम 2 हैं अपने पास, नंबर ऑफ कायरल सेंटर कितने हैं 2, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे मान लो कि फॉर्मूले में पुट करूं 2 रेज़ टू द पावर 2, तो ये कितना आएगा 4। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकल आइसोमर्स जो होंगे आपके वो कितने होंगे 4 होंगे। तो हम चलो इसमें ढूंढने का कोशिश करते हैं कि वो 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स कौन कौन से होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे उन चारों ऑप्टिकल आइसोमर्स को ढूंढने का कोशिश करते हैं कि वो चारों ऑप्टिकल आइसोमर्स बेसिकली है कौन कौन सा, ठीक है। बहुत सिंपल है, देखो क्या करो, ऊपर एक बार आपके पास कार्बोक्सिलिक, नीचे आपके पास एक बार CH3, OH और OH को दोनों को सेम साइड रखो और एक बार H को यहाँ पे रखो, ठीक है। इसका मिरर इमेज लो, ओके। सो इसका मिरर इमेज लोगे तो ये क्या आएगा OH, यहाँ भी OH, H और H, यहाँ पे COOH और यहाँ पे CH3, ठीक है। नाउ सेकेंड में आपको क्या करना है, कार्बोक्सिलिक को ऊपर ही रखो, मिथाइल को इधर ही रखो, एक OH को इधर रखो, एक H को इधर ले आओ और H यहाँ पे और OH यहाँ पे। फिर इसका आप क्या करो, यहाँ पे मिरर इमेज बनाओ, मिरर इमेज बनाओगे तो क्या होगा, कार्बोक्सिलिक ऊपर, CH3 नीचे, ये OH यहाँ पे, AH यहाँ पे और ये H यहाँ पे। देखो 1 2 3 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स, सारे का कॉन्फ़िगरेशंस निकालो, इसका, सबका अगर कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो सब ऑप्टिकली एक्टिव आएंगे, ये S आएगा, अच्छा सारे ऑप्टिकली एक्टिव ही आएंगे, ठीक है। लेकिन हम ना यहाँ पे क्या करते हैं, निकालते हैं थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन, है ना, क्योंकि आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन निकालने के बाद ना कंफ्यूज कर सकते हो। कैसे कंफ्यूज करोगे, देखो 1 2
3 और ये क्या हो गया आपका 4, ठीक है। आई होप आपको अब तक प्रायोरिटी कम से कम असाइन करना आ गया हो। मैं प्रायोरिटी स्पीड में असाइन कर रहा हूं, तो ये कम से कम आपको अभी तक आ चुका हो, मैं ऐसा मान रहा हूं, ठीक है। अब आ रहा है या नहीं आ रहा है ये आप अपने आप को अच्छे से जान पाओगे, आप अपने अच्छा से बता पाओगे, ठीक है। मैं क्या करता हूं, असाइन करता हूं। सी 1 2 3 और 4, ठीक है। सो मूव करता हूं, फोर्थ को इग्नोर करके 1 2 3, ठीक है। ये रहा अपना कैसा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब एस मतलब एस का उल्टा देना होगा आर, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज है ना, 1 2 3 किधर गया, 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज आर नहीं तो एस की जगह पे मेरे को क्या देना पड़ेगा, आर देना पड़ेगा। मैं फिर से करता हूं 1 2 3 और फिर 4, ठीक है। सो 1 2 3 ये रहा अपना डायरेक्शन, ठीक है। ये रहा 1 2 3 ये रहा अपना डायरेक्शन। फिर से एंटी क्लॉकवाइज, फोर्थ वाला कहां पे है, वहां पे ये आर आ गया, ठीक है। तो आपको पता है आर का मिरर इमेज एस आना है और आर का मिरर इमेज फिर से एस आना है, ठीक है। मैं यहां पे चेक करता हूं। ओके, चेक करते हैं अपन 1 2 3 और फिर 4 1 2 3 1 2 3 कैसा है डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहने का मतलब आर नहीं दे करके क्या देना पड़ेगा, एस, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल पे है, ठीक है। फिर से 1 ऊपर 2 नीचे 3 और ये 4 1 2 3 ये डायरेक्शन, ठीक है। ये डायरेक्शन कैसा है आपका, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में एंटी क्लॉकवाइज है ना, ये एंटी क्लॉक 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग क्या देते हैं, एस देते हैं। एस नहीं देकर के क्या देना पड़ेगा, आर देना पड़ेगा, ठीक है। नाउ प्रॉब्लम हो गया क्रिएट, एस का आर और आर का एस। नाउ प्रॉब्लम आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं अभी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता हूं, ठीक है। मैं पूछता हूं आपसे एक क्वेश्चन, ठीक है। ये रहा एस और ये रहा आर, ये रहा आर और ये रहा एस। नाउ तो एस वाला अगर मान लो क्लॉकवाइज 20 डिग्री रोटेट करेगा एस वाला, तो आर वाला एंटी क्लॉकवाइज 20 डिग्री रोटेट कर देगा। तो ये कंपाउंड कैसा हो जाना चाहिए था, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये तो ऑप्टिकली एक्टिव में हम इसको काउंट कर रहे हैं। नाउ फिर से मैं यहां पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हूं कि अगर मान लो ये आर है, तो आर वाला अगर मान लो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है 20 डिग्री से, तो एस, ये एस वाला है, तो एस वाला क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज 30 डिग्री से रोटेट कर देगा। तो क्या होगा, ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव आना चाहिए, क्योंकि ये क्लॉकवाइज 30 डिग्री रोटेट किया, ये एंटी क्लॉकवाइज 30 डिग्री। नेट रोटेशन कितना मिल गया आपको, 0 मिल गया। तब तो ये कंपाउंड कैसा आना चाहिए था, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों, क्योंकि पीपीएल रोटेट करता हुआ दिखेगा नहीं, जैसा आपने अंदर डाला वैसे ही आपका बाहर आएगा। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होना चाहिए। लेकिन हम लोग तो इसको किस में काउंट करें, ऑप्टिकली एक्टिव में। तो यहां तो आ रहा है ऑप्टिकली इनएक्टिव और हम लोग काउंट करें ऑप्टिकली इनएक्टिव में। ये तो प्रॉब्लम हो गया, प्रॉब्लम नहीं आया समझ में। फिर से मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूं कि इस वाले कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन आ गया एस, इस वाले कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन आ गया आर। एस और आर में रिलेशन क्या होता है कि अगर एक क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो दूसरा कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, सेम मैग्नीट्यूड से, ठीक है ना। तो ये अगर मान लो कि क्लॉकवाइज रोटेट करेगा एस वाला, तो आर वाला क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा। तो ये अगर 20 डिग्री से क्लॉकवाइज रोटेट किया तो ये 20 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा। तो नेट रोटेशन आपको कितना मिल गया, 0। तो जब नेट रोटेशन 0 मिलेगा तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। नेट रोटेशन 0 मिलेगा कहने का क्या मतलब हुआ कि पीपीएल को हमने ऐसे करके डाला, तो ऊपर वाला ने क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट किया, लेकिन नीचे वाला जो है वो क्या कर दिया, ऐसे रोटेट कर दिया और फिर ऐसे ही करके बाहर आ गया। तो ऐसा ही डाला और ऐसा ही बाहर आया, तो क्या हो गया आपका उसमें पोलरीमीटर में ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाना चाहिए। लेकिन हम लोग तो अभी बोले 1 2 3 4 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, 4 ऑप्टिकली आइसोमर्स। तो हम ये तो एक्चुअल में ऑप्टिकली इनएक्टिव है, लेकिन हम लोग इसको काउंट कर रहे हैं किसमें, ऑप्टिकली एक्टिव में। तो जो अभी हम लोग कंसेप्ट लगा रहे हैं ना, वो गलत लगा रहे हैं, ठीक है। ये बात कहना सही होगा कि ये अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा 30 डिग्री से, तो ये एंटी क्लॉकवाइज 30 डिग्री से रोटेट करेगा, ये गलत होगा। सही क्या होगा कि अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ये सही होगा। लेकिन ये कहना कि सेम मैग्नीट्यूड से करेगा, ये गलत होगा। कैसे, देखो यहां पे जो रोटेशंस क्रिएट हो रहा है वो कार्बोक्सिलिक, OH और H की वजह से क्रिएट हो रहा है। 3 डिफरेंट ग्रुप हैं, ठीक है। नाउ यहां पे जो रोटेशंस क्रिएट होगा वो अलग अलग ग्रुप की वजह से होगा। देखो H, OH और यहां पे कार्बोक्सिलिक था और यहां पे डिफरेंट है। तो यहां पे जो रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज क्रिएट होगा वो यहां पे एंटी क्लॉकवाइज तो रोटेशन क्रिएट होगा, लेकिन इसके बराबर नहीं होगा। हो सकता है कि इससे ज्यादा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन क्रिएट हो जाए या फिर इससे कम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन क्रिएट हो जाए। ये अगर मान लो ये 30 डिग्री कर रहा है तो ये वाला हो सकता है कि 35 डिग्री से भी रोटेट कर रहा होगा या फिर 25 डिग्री से भी रोटेट कर रहा होगा। तो क्या हुआ, अगर मान लो ये 30 से करेगा और ये 25 से कर देगा, तो नेट रोटेशन तो आपको मिलेगा ना 5
डिग्री का, और अगर मान लो ये 30 डिग्री से क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और ये 35 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो 5 डिग्री फिर से आपको क्या मिल गया, क्लॉकवाइज रोटेशन तो मिल गया। अगर प्लेन पोलराइज आप लाइट अगर आपका 5 डिग्री से रोटेट कर गया, इसका मतलब क्या होगा, कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। फिर से एक बार अपन समझते हैं प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि अगर ये S है तो ये R है, ये अगर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा 30 डिग्री से तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा 30 डिग्री से। ये कंसेप्ट गलत है। कैसे गलत है? ये कंसेप्ट सही है कि अगर ये 30 डिग्री से क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो ये 30 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज फिर से एक बार देखिए कि अगर ये S है तो ये 30 डिग्री क्लॉकवाइज से अगर रोटेट कर रहा है, अगर ये S है तो ये अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो ये R है तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। डायरेक्शन में भी सिर्फ ले रहा हूं, अगर ये S है, S अगर 30 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो R 30 डिग्री, अरे यार ये मैग्नीट्यूड क्यों आ जा रहा है, फिर से ये S है तो ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ठीक है, तो ये R है तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। डायरेक्शन सेम लेना, ठीक है, ये S है तो ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, और ये R है तो ये भी क्या करेगा, आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से रोटेट करेगा। सिर्फ डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड में क्या है कि अगर ये 30 रोटेट किया तो कोई जरूरी नहीं कि ये 30 ही रोटेट करे, ये 25 भी रोटेट कर सकता है और ये 26 भी रोटेट कर सकता है और ये 35 भी रोटेट कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक OH और H है ना, यहाँ पे आपका क्या है, मिथाइल H और OH डिफरेंट है, तो अलग मैग्नीट्यूड आएगा ना रोटेशंस का, तो ये इससे ज्यादा भी रोटेट कर दे सकता है और इससे कम भी रोटेट कर दे सकता। मान लो कि अगर ये 30 डिग्री क्लॉकवाइज में रोटेट किया तो ये मान लो कि 35 डिग्री में एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, तो 5 ये 30 और ये 35, तो नेट आपको रोटेशन कितना मिलेगा, 5 डिग्री का मिलेगा ना। नाउ अगर मान लो ये 30 डिग्री से रोटेट कर दिया क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉकवाइज 25 डिग्री से रोटेट कर देगा। क्यों करेगा रोटेट? क्योंकि अलग अलग ग्रुप है ना, तो 25 डिग्री से रोटेट कर देगा, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको 5 डिग्री एंगल का रोटेशन मिलेगा ना, तो पीपीएल आपका क्या होगा, 5 डिग्री रोटेटेड तो मिलेगा। तो जब 5 डिग्री रोटेटेड मिलेगा इसका मतलब क्या होगा, ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसलिए हम लोग इसको चारों को काउंट करके क्या निकाला कि टोटल नंबर ऑफ जो ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स होंगे वो कितने होंगे, 4 होंगे। नाउ यहां पे रेसमिक मिक्सचर कितना होगा, देखो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन कि यहां पे रेसमिक मिक्सचर क्या होगा। तो सबसे पहला रेसमिक मिक्सचर वो होता है जो इनएंशियोमर्स के पेयर्स का आप क्या करते हो, 50-50% मिलाते हो। तो ये स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 क्या है, आपके इनएंशियोमर है, तो इसका मतलब इसका 50% और इसका 50% मिक्स करोगे तो एक रेसमिक मिक्सचर मिलेगा। नाउ ये भी दोनों कैसे हैं, आपके इनएंशियोमर्स हैं, तो इसका 50% और इसका 50% अगर आप मिलाओगे तो आपको कितना मिलेगा रेसमिक मिक्सचर, दूसरा रेसमिक मिक्सचर मिल जाएगा। मतलब टोटल रेसमिक मिक्सचर आपको कितना मिला, 2 मिला। तो रेसमिक मिक्सचर का भी अपन फॉर्मूला लिख सकते हैं, है ना। सो रेसमिक मिक्सचर इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होगा, रेसमिक मिक्सचर इक्वल्स टू क्या होगा फॉर्मूला, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर डिवाइडेड बाय 2। क्यों? क्योंकि 4 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स थे तो 2 से डिवाइड किया तो 2 रेसमिक मिक्सचर मिल सकता है। किसका किसका, इसका मिला के 1 बना ले और इसका मिला करके 1 बना ले। तो कितने आइसोमर्स बन गए आपके, 4 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स आए और रेसमिक मिक्सचर कितना बन गया आपका, 2 बन गया। सो आई होप आपको क्लियर होगा कि नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स कैसे निकालेंगे। तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स प्लस मीजो, है ना। फिर नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स निकालने के लिए हम लोगों ने 2 केस लिखा। केस 1 जब आपका दोनों टर्मिनल ग्रुप क्या हो, सेम हो, और केस 2 जब दोनों टर्मिनल ग्रुप क्या हो, आपके डिफरेंट हो, ठीक है। तब यहाँ पे जो फॉर्मूला हो जाता है वो 2n हो जाता है, मीजो उड़ जाता है। क्यों? क्योंकि मीजो तो होगा ही नहीं कभी, और उस वाले केस में क्या होता है आपका, मीजो होता है। सो आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को फिर से देखो, हर एक एलिमेंट को समझने का कोशिश करो, क्योंकि इस सारे टॉपिक का एप्लीकेशंस में फिर से आपको बता रहा हूँ इस चैप्टर में तो है ही, और इस चैप्टर के बाद जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो कभी भी कहीं भी आ जाएगा और आपसे नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स पूछेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। just go through the notes, just go through the questions and try to solve the questions and see further we will meet in next class. आई होप आपका नेक्स्ट जो क्लास होगा वो कॉन्फॉर्म, इस पे मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा और फिर नेक्स्ट अपना कॉन्फॉर्मेशन आइसोमर्स पे मूव करेंगे। थैंक यू।